नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जबलपुर के आला अधिकारी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अनुचित तरीके से दबाव डाल रहे हैं और साथ ही प्रताड़ित भी कर रहे हैं। वहीं जिन आशाओं ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उन्हें उसके लिए भुगतान भी नहीं किया जा सकता है, जबकि आशाओं की पहले से ही राशि लंबित है। और आखिर आशा उषा कार्यकर्ता 6000 में कितना काम करेंगी? इन सभी मांगों को लेकर आज जबलपुर की आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस तरफ देखिएगा, थोड़ा सा और हो जाइए, बना लो अभी। हाँ अमित, अच्छा बना देना रोहित। शांति से इस तरफ देखिएगा। ठीक है, पास अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आशाओं का रुका हुआ पूरा भुगतान देना होगा। आशाओं का रुका हुआ भुगतान पूरा देना होगा। देना होगा, देना होगा। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं। चैन नहीं, आराम नहीं। हम सब आशाओं के वेतन में कटौती करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। आशाओं के वेतन में कटौती करना बंद करो। बंद करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशाओं के लिए पूरा बजट देना होगा। देना होगा, देना होगा। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशाओं के लिए पूरा। आज हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता पुनः एकत्रित हुए थे और हमारी मांग वही है कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का पूरा भुगतान किया जाए। और इसी बीच में हम लोग ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे और हमारे जो भी शायद एसडीएम सर आए थे उन्होंने हमारी कलेक्टर सर से मुलाकात कराई और उन्होंने कलेक्टर सर ने हम लोगों को बहुत ही अच्छे से आश्वासित किया है कि आपका भुगतान हर हाल में होगा। कब से नहीं हुआ है आपको? हमारा भुगतान पिछले 2.5 साल से आधा अधूरा भुगतान हुआ है और पिछले 4 माह से कुछ भी भुगतान नहीं हुआ। बहनों की कितनी राशि है जो लंबित है? हमारे जैसे आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि पे काम करती हैं और एक एक आशा कार्यकर्ताओं का वाउचर 10,000 से ऊपर ही बनता है, लेकिन अधिकारी 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 तक राशि डाल देते हैं, लेकिन 2,500, 4,000 राशि का कभी पता नहीं चलता है। इसी बजट को लेकर हम लोग बार बार पेश होते हैं, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार बजट में लिपापोती कर ली जाती है। हमारी ये मांग है पुनः 1 फरवरी 2024 को कि हमारा बजट हमें पूरा दिया जाए, जिससे हम लोग सुचारू रूप पे शासन की एक एक योजना का लाभ घर घर तक पहुंचाएं। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर सर ने हमारे ज्ञापन में अंडरलाइन करी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि आपका हर हाल में भुगतान होगा। नाम पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव C2 संगठन। जिले से संबंधित है, कुछ राज्य शासन से संबंधित ने ज्ञापन दिया है, ये राज्य शासन को ही भेजा जाएगा। जिले स्तर की बातें जो हैं उनका भी हम समाधान का प्रयास करवाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट पर की देश के प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी तबकों का ख्याल रखता है। सभी ने मिलकर जो बजट पेश किया है सराहनीय है। निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इस बजट के माध्यम से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक
दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके ही परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते देते गरीब वर्ग है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की जो लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी है उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है, ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी तथा सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने वाले और प्लॉट बेचने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय की कार्रवाई की जाएगी। आपको तो दिन भर मारना फुटेज। अरे हमने 2 लोगों को 2 मिनट भाई, 2 मिनट। और अभी हम और उठा लाएंगे। अरे इधर देखना। हेलो भाई, फोटो लो भाई, इसकी वीडियो करो इसका। वो बताओ बहादुर है ये, कर देना बेटा। जी सर। बेटा फोटो ले लेंगे। मना कर रही हैं, अब क्या करो आप? हर कोई यार भैया भाई।
क्या इंटरनेशनल खेल रही है बैठ के? वीडियो न्यूज़ पे जाएगी, तू देखने वाला। लोगों के मकानों की भाड़ा बच रही है। मारो कालो नाइजरों को, इनकी ना इनकी बोलो कि बोलो भाभी तुम जल्दी से आओ यहाँ पे, तुम ले आई नहीं तो मेरे को कोई आने का कोई वो भी नहीं था। भाई थोड़ी गाड़ी आगे पीछे करो यार। मकान लोगों ने बेचारों ने पानी भी नसीब नहीं होगा भैया। किससे ले रहा है ये? ये वाली अभी पूरी बना लो जरा, यहाँ पे चल रहा है। हाँ ये क्या करूँगा रख के। आज कॉलोनी को चल रहा तो क्या करेंगे? ये एक शासकीय भूमि है, इस पे जफर खां व अन्य लोगों के द्वारा इसमें अवैध रूप से नोटरी के माध्यम से लोगों को प्लाट विक्रय की सूचना शिकायतें मिली थी। जांच में सही पाई गई, यहाँ पर कानूनी के चिन्ह पाए गए जो आप लोग देख रहे हैं, और लोगों से एग्रीमेंट के माध्यम से ये शासकीय ज़मीन को बिक्री का कार्य करता है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में शासकीय लैंड है जिस पे अभी कार्रवाई चल रही है। अभी ये जो ज़मीन है इस पे है, हमने जो भी कॉलोनी के अवैध चिन्ह थे उनको हटाए गए हैं, और काफ़ी बड़ी मूल्य की ज़मीन है जो शासकीय भूमि, इस पे से हमने अवैध का करा है। अब इसमें लोगों ने बताए हैं कि जफर खां व अन्य लोग हैं जो इसमें इस प्रकार की गतिविधि। कितने समय से कार्रवाई चल रही थी सर, और कितने समय से नोटिस प्राप्त हो रहे थे? ये शासकीय भूमि है तो शासकीय भूमि विधि अनुसार ही कार्रवाई होती है ना। भाई कोई निजी तो है नहीं, तो शासकीय भूमि शासन अपनी भूमि को तो संरक्षित करता ही है, और जो व्यक्ति इसे अवैध गतिविधि कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करा है। तो सर यहाँ पे जिन्होंने प्लाट खरीदा उनका क्या होगा? नहीं अभी तो प्लाट का आप बताएंगे, आप ही तो कर रहे हैं, आप बता दो कौन कौन ने खरीदे। कितने लोग हैं जो सर महालक्ष्मी में भी अभी आप अभी बताएंगे, जो बताएंगे आप लोग, हम उन लोगों को बुलाएंगे। जी सर। और अवैध शासकीय भूमि है ये, तो आप बताएं शासकीय भूमि में आप प्लाट खरीदवा रहे थे, उनको क्या क्या कार्रवाई होगी सर? विधि अनुसार जो भी होगी आप तो बताते जाइए। हम सर कॉलोनी नाइजर में भी शिकायत की जाए, कार्रवाई की जाए। जो भी अवैध, देखो शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि जो है जनता की और शासन की भूमि होती है, और उस पर ऐसी अवैध गतिविधि बहुत घोर अनियमितता होती है। कितनी कॉलोनियों का कार्रवाई की गई है? अभी ये अपन ने लिए कुछ, और हमें वहाँ पर जफर खां नामक व्यक्ति के द्वारा ऐसे अवैध गतिविधि की जा रही है, और नोटरी के माध्यम से गरीब लोगों को किया जा रहा है। हमने उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करा जो विधि विरुद्ध है और जनहित से रिलेटेड है। हमने उसमें कुछ जो ऐसे थे आइडेंटिफाइड चीज़, तो उनको हटाया गया है। सर जैसे ये कॉलोनी सामने है, इसमें कुछ चिन्हित मकान वगैरह है? नहीं अभी तो नहीं, अब जो आइडेंटिफाई होंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य है अवैध गतिविधियों को और जनता से हित से जुड़ी चीज़ों को करना। सर आपका परिचय? ओम नारायण सिंह, SDM मल्लारगंज। ज्ञानवापी पर बोले मंत्री कैलाश विजय वर्गीय, मुगलों ने मंदिरों को लूटा और तोड़ा, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इतिहास में बहुत सी चीज़ें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था, और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया। इससे एक देश में वो लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उनमें बहुत प्रसन्न है।
बजट पर बोले मंत्री प्रहलाद पटेल, मोदी सरकार की बजट में आयुष्मान कार्ड का लाभ आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स को देने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। पहली पंक्ति में मैं तो यही कहूंगा कि मजबूत बुनियाद और बुनियादी ढांचे पर ये जो रास्ता विकास का तय हुआ 2047 तक का, दृढ़ता के साथ उस पर आगे बढ़ने का फैसला सरकार ने किया है। दूसरी बात, जो जरूरतमंद और गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं उनने सुखद परिणाम दिया है और इसलिए 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और मिलेंगे और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी। ये घोषणा अभिनंदनीय है और एक भरोसे को दिखाती है कि गरीब कल्याण में हम सफल हुए हैं। और तीसरी बात जो मुझे लगती है, जिससे मैं क्रांतिकारी फैसला मानता हूँ, कि आयुष्मान कार्ड की परिधि में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स को लाना, जो मैदानी हमारा अमला है, जो जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा में लगा रहता है, उसके स्वयं के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी इस बजट में दी है। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए हुए इस बजट के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि ये बजट देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों को देखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। गुरुवार को महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय एवं भाजपा नेता सुमित पचौरी सहित भाजपा आदरणीय कृष्णा गौर भाभी जी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे काफी ऊर्जावान भाई सुमित पचौरी जी हमें निवेदन करती हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष हमें निवेदन करती हूँ, हमारी नागरिक भोपाल के नागरिक आदरणीय दीदी मातृभाषी करती हूँ, जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। सम्मानीय मंच, आज इस शक्ति वंदन कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करती हूँ। दीदी जी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जिले की अध्यक्ष आदरणीय दीदी निकलना और सुषमा दीदी का भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी ने बैठक रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जिले की ये बैठक है, कार्यशाला है और इस कार्यशाला में
भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे को ये जानकारी दी जाएगी कि हम एनजीओ को और जो स्व सहायता समूह है उनको जोड़कर, और ये बैठक में एक कार्यशाला रहेगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को लखपति बनाने की योजना बनाई है उसको हम किस तरह जमीन तक पहुंचा सकते हैं, उसके संबंध में ये बैठक रखी गई है। आपको विशेष जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या वो जिम्मेदारी आपको दी गई है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के बजट में भी सारी बातों का प्रावधान होगा जिससे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए और मध्य प्रदेश का विकास ऐसे ही निरंतर गति के साथ चलता रहे, बढ़ता रहे। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही थी उसको और गति मिले, और हम यही विश्वास करते हैं और जनता को यही भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का बजट जब आएगा तो उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम भी है, तो क्या मुझे बहुत खुशी है कि आजादी के अमृत काल में हमारे नारी वंदन प्रधानमंत्री जी का अंतरिम बजट को हम नारी शक्ति के सशक्तिकरण के रूप में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को फोकस किया है कि देश के सर्वांगीण विकास का सपना तभी साकार होगा जब इस देश में महिलाएं सशक्त होंगी, विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगी। और इस दृष्टि से इस बार के बजट में भी महिला कल्याण के अनेकों प्रावधान किए गए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि उनका संकल्प था कि 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को वो लखपति दीदी इस बार बनाने का संकल्प ले चुके हैं और इस दृष्टि से शक्ति वंदन महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान पूरे देश भर में प्रारंभ किया गया है, जिसकी आज कार्यशाला, जिले की कार्यशाला भोपाल शहर में हो रही है। बड़ी संख्या में पूरे भोपाल जिले की मातृशक्तियां यहाँ उपस्थित हुई हैं जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगी। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान देगा और हमारी अर्थव्यवस्था जिसका संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि $7 ट्रिलियन के साथ हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, मैं मान सकती हूं और इस देश का हर नागरिक ये मान सकता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के विकास की जो रफ्तार है आने वाले समय में इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। रानीताल पेट्रोल पंप पे बीती रात जमकर विवाद हुआ। यहां सिर्फ 30 रुपए के पेट्रोल के लिए 8 से 10 युवकों ने जमकर हंगामा किया और इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पे तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। विवाद और मारपीट में घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी के बाद 2 लड़के बाइक लेकर चले गए। लड़के पेट्रोल कुछ देर बाद 8 से 10 लड़के पेट्रोल पंप पहुंचे और पंप कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आया मामला दर्ज करने से पहले नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं आया। यहाँ से करना साथ में अच्छा, ये जो कार खड़ी हुई है, बोलो नहीं। जी लड़का नहीं के साथ
टैक्सी आएगी ना यहाँ से। गुस्सा आ रही वीडियो देख के बाद और देख गुस्सा आ रही ये गाड़ी है ना। वो खड़ी हाँ ये झगड़ा हो तो 3-4 बार हरकत हो गई है यही देखे ट्विटर पे आ गया हाँ वही हाँ ये उतरा ये उतरे वो निकाला बैठे सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो दिख रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या मामला दर्ज किया गया है? ये थाना लॉर्डगंज अंतर्गत रानीताल में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में कल रात लगभग 8 बजे मोटरसाइकिल से 3 लोग पेट्रोल भरवाने के लिए गए हुए थे, जिसमें पेट्रोल का पैसा देने के संबंध में कुछ विवाद हुआ और उसके उपरांत इन्होंने एक स्विफ्ट गाड़ी में करीब 7-8 लोगों को बुलवाया और वहाँ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट और वाद विवाद गाली गलौज हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नामजद आरोपी सहरोज कुरैशी से पूछताछ की गई और अन्य जो 7-8 व्यक्ति थे उन्हें चिन्हित कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। तो कितने लोगों पे मामला दर्ज किया गया है? नामजद एक आरोपी है और साथ में अन्य 7 से 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान उक्त वीडियो के आधार पर की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला विवाद कैसे बढ़ा? ये प्रथम दृष्टया पेट्रोल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल से 3 लोग गए हुए थे, जिसमें पेट्रोल का जो पैसा है वो देने के लिए QR कोड या नगद देने के संबंध में, जैसा कि पेट्रोल पंप कर्मचारी के द्वारा बताया गया है कि कुछ कम पैसा दिया गया था, तो इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ और फिर इन लोगों ने कुछ अपने दूसरे सहयोगियों को बुलवाकर मारपीट और गाली गलौज की। जुतारा थाने में यथावत रखा जाने की मांग करते हुए ग्राम वासियों के साथ रविंद्र सिंह गौर ने टीकमगढ़ SP ऑफिस में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी को ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि भटगोरा पाली मंगराई ग्राम पंचायत की दूरी 10 किलोमीटर जुतारा है एवं SDM और जुतारा कोर्ट न्यायालय भी जुतारा में है। हम लोगों को अगर खारगापुर थाने में जोड़ा जाता है तो बहुत दूरी 22 किलोमीटर जाना पड़ेगा। खरगापुर SDM कोर्ट 38 किलोमीटर, टीकमगढ़ न्यायालय 52 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आज है सामने की लास्ट तारीख, आज लास्ट दिन है आपत्ति का, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आपको बोलते हैं 1 महीना पहले हम लोगों ने आवेदन किया SP से, लेकिन SP का हम लोगों को कल मालूम लगा कि SP का आवेदन अभी तक आधार में कहीं पड़ा है, तो फिर हमें SP से भी मिले आज जाके सब लोग, और SP के बाद फिर सब कलेक्टर साहब के पास, अगर इसमें सब कोई कमी है तो हमारे यहाँ ये फाइल भोपाल भिजवाई जाए परसिमन की कि यथावत हम लोग जताना चाहते हैं कि हमारा तहसील भी पलेदा है, थाना जता लग जाए, कोर्ट जता रहा है, अनुभाग जता रहा है, न्यायालय जता रहा है, जेल जता रहा है, आवागमन के साधन जता रहा है। किसी की दूरी 6 किलोमीटर है, किसी की 11 किलोमीटर है, किसी की 15 किलोमीटर है, तो हम सब जोड़ देंगे। और तभी खगापुर थाना हम के लिए किसी के लिए 28 किलोमीटर है, किसी का 32 किलोमीटर है और न्यायालय 60 किलोमीटर है, अनुभाग हमारे लिए सब 40 किलोमीटर है।
पूर्व में यथावत रखा है। हाँ यथावत रखा है। सब लोग चाहते हैं सब चाहते हैं। सब चाहते हैं। जो आज आप लोग यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए, क्या समस्या लेके आए? हम लोग थाना बदलने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा थाना एक साल लगभग पहले खगापुर थाने में कर दिया गया, 1.5 साल हो गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो व्यक्ति या गांव के आदमी या थाना बदलना चाहते हैं अपने यहाँ सुविधानुसार, तो उनके लिए आवेदन होना चाहिए। तो आवेदन हम लोग 1 महीना पहले एसपी कार्यालय में पहले विधायक के माध्यम से दे चुके हैं, और जिसकी हमें जानकारी मिली कि उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आज अंतिम दिन था। इस अंतिम दिन के लिए हम खगापुर थाने की जगह हम जतारा चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव से 6 किलोमीटर की दूरी है जतारा की मात्र, और हमारा थाना जहां जोड़ा गया वो है 27 किलोमीटर, और जिसकी न्यायालय है 60 किलोमीटर दूर टीकमगढ़, और वहाँ की न्यायालय वहीं जतारा ही में है, अनुभाग जतारा में है, यहाँ का अनुभाग बल्लोगढ़ में है, जो करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि हम एक काम के लिए पहले पलेरा तहसील जाएंगे, जनपद पलेरा जाएंगे, अनुभाग में जताया जाएंगे, कोर्ट में हम टीकमगढ़ जाएंगे, और थाने में हम खगापुर जाएंगे। मतलब हम पूरे जिला टीकमगढ़ का चक्का मारेंगे जब हमारा काम होगा ये। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा थाना जतारा का जतारा में थाना किया जाए, जिसमें काफ़ी गांव सम्मिलित है। मगरई है, पाली है, फूलपुर है, भटगोरा है, पाली गोड़ा है, मछलिया है, रतनगुआ है और अलुपा है। तो अभी बात हुई है एसपी साहब से, आगे क्या कहा अभी एसपी साहब ने? एसपी साहब ने ये कहा कि हम उसकी जांच उपरांत उसकी जल्द कार्रवाई पूर्ण कराएंगे। और बाकी अगर पूछना चाहते हैं